नोन एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को। These are all rare gases है, ये rare gases of the atmosphere, and that's why these are also known as एरोजन्स। एरोजन्स बोलते हैं इनको, AEROGENS, एरोजन्स, just because all of them are found in air, एयर में पाई जाती हैं ये, विद माइन्यूट वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट रहती हैं। ये इनर्ट नेचर होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फुली फिल्ड बैलेंस शेल की वजह से। एंड बट आज की डेट में अगर हम देखें तो कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स प्रिपेयर हो चुके हैं वो। इनमें मोस्ट कॉमन जो रहता है वो है एक्सिनोन एंड क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स हैं, जो आज की डेट में बनाए जा चुके हैं। बट जो रेस्ट ऑफ द गैसेज है दे आर टोटली इनर्ट है, नोबल गैसेस के नाम से इनको जाना जाता है। अक्रस की बात करें तो जैसे मैंने बताया है कि ऑल ऑफ दीज स्पीशीज आर अकर इन एयर, एयर में पाए जाते हैं ये एलिमेंटल स्टेट में इन द एटमॉस्फेयर। तो टोटल परसेंटेज रहती है एटमॉस्फेयर का अबंडेंस ड्राई एयर में अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास रहता है, जिनमें आर्गन जो है दैट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है इनमें। हीलियम और नियॉन कुछ केसेस में ये मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन वहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पिच ब्लेंड हो गया, मोनाजाइट हो गया, क्लेवाइट हो गया, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये हीलियम आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स, 23% एज कंपेयर टू 76% हाइड्रोजन जो हीलियम है। लेकिन जो इसकी टेरेस्ट्रियल अबंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। नेचुरल गैस कंटेंट में हीलियम प्रेजेंट होता है 2 to 7% के आसपास। इसके अलावा जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, रेडियो एक्टिव मिनरल जो आपके होते हैं, लेवाइट, मोनाजाइट, पिच ब्लेंड, इनमें ये स्मॉल क्वांटिटीज में पाया जाता है। हीलियम अलोंग विद नियॉन के साथ, नियॉन भी कुछ कंटेंट में पाई जाती है। बाकी हीलियम, नियॉन एंड आर्गन ये ट्रेस अमाउंट में पाई जाती हैं सम ऑफ द स्प्रिंग वाटर्स में। ठीक है जी, ये आपके पास ओवरऑल अबंडेंस रहती है इनकी। बाकी जो इनकी आइसोलेशन वगैरह होती है, आइसोलेशन के केस में हीलियम जो है द मेन, क्योंकि कमर्शियली यूज की जाती है ये हीलियम नोबल गैस जो है, इसका जो मेन कमर्शियल सोर्स है वो नेचुरल गैस रहती है, जिसमें मीथेन वगैरह और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन अप टू 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम 2 to 7% रहता है वहां पे जो नेचुरल गैस कंटेंट होता है, तो वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। कंप्रेस किया जाता है पहले अबाउट 100 एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसके बाद कूलिंग होती है 73 केल्विन तक, और देन जो है हीलियम को ऑब्टेन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हीलियम रहती है वो लिक्विफाई, जो हीलियम रहती है वो नॉन लिक्विफाइड फॉर्म में रहती है, दैट इज गैसेस कंटेंट में रहती है, जबकि बाकी गैसेस जो रहती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो है 99% ऑफ प्योर हीलियम जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाती है बाय दिस मेथड, कंप्रेसिंग द नेचुरल गैस एट कंडीशंस अबाउट 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 73 केल्विन टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर। तो इस केस में के लिए बाकी सारी जो नेचुरल गैस के बाकी कंटेंट रहता है वो लिक्विफाई हो जाता है, जबकि हीलियम गैस लिक्विफाई नहीं होती, तो जिसकी वजह से इसको इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है। एंड प्योर लेवल होता है 99% प्योर तक हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। बाकी जो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड एक्सिनॉन वगैरह गैसेज होती हैं, इनको फ्रैक्शनलेशन जो होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से प्रोड्यूस किया जाता है।
यहाँ से हमारे पास जो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस ये हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं। इंडिविजुअल नोबल गैसेस को सेपरेट आउट किया जाता है बाय एडसॉर्प्शन ओवर कोकोनट चारकोल व्हिच अब्सॉर्ब्स डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है जी, कोकोनट चारकोल के ऊपर इसको एडसॉर्ब करवाया जाता है और वहां से हमारे पास ये गैसेस जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाती है। रेडॉन जो आपके पास है दिस वन 22688 ये एक डिके प्रोडक्ट रहता है रेडियम का। ठीक है जी, डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। तो यहाँ से हमारे पास ये जो रेडॉन है वो प्रोड्यूस होती है। 88 और 226 आपका रेडियम होता है, ये डिके होती है, रेडियोएक्टिव डिके होती है और हमारे पास रेडॉन बनती है हैविंग एटॉमिक नंबर 86, 222 एटॉमिक मास रहता है इसकी। हाफ लाइफ इसका 3.82 डेज होता है, 3.82 डेज द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की NS2 NP6 रहती है। हीलियम एक्सेप्शन है जहां पे वो NS2 रहती है ओनली हीलियम के केस में। बाकी अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो काफी ज्यादा नॉर्मलस प्रॉपर्टी शो करती है ये रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट से। नोबल गैसेज जो होती हैं, सबसे पहले बात मोनोटॉमिक नेचर होती है इनकी, सारी की सारी मोनोटॉमिक गैसेस की फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस, और इसके पीछे का कारण जो है दैट इज बेसिकली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जिसकी वजह से वो किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती अंडर नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है जी, so even they can't react with each other also। इसके अलावा जो मोनोटॉमिक नेचर है इनकी कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक और मोलर हीट जो रहती है इनकी एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, जो CP एंड CB थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, वो जो रेशो होती है इनकी वो 1.67 के आसपास रहती है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। और 22.4 लीटर ऑफ ईच गैस एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के ऊपर, दैट वेज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द गैस इन ग्राम्स। एग्जैक्टली ये मोनोटॉमिक नेचर को सपोर्ट करते हैं, टू फैक्टर्स जो हैं। बाकी एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस लार्जेस्ट होती हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स में, एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शंस। मीन्स टू से यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियाई हम लोग फाइंड आउट करते हैं नोबल गैसेस में, वो वंडर वॉल रेडियाई होता है। और आपको पता है कि वंडर वॉल रेडियाई एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन द +1 स्टैंडर्ड, वंडर वॉल रेडियाई जो रहता है ये लार्जेस्ट रहता है एज कम्पेयर टू अदर कोवलेंट रेडियाई और जो मेटालिक रेडियाई वगैरह होता है, इट इज लार्जर रहता है उस केस में। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो एटॉमिक साइज होता है इनका वो हाईएस्ट रहता है, लार्जेस्ट रहता है, अपने अपने पीरियड में इनका साइज मैक्सिमम रहता है, एटॉमिक साइज जो होता है। बाकी आयनाइजेशन थेरेपी की बात करें, दैट इज आल्सो हाईएस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NPP6 बैलेंस शेल कंप्लीट रहता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन थेरेपी जो रहती है हाईएस्ट रहती है। लेकिन जनरल ट्रेंड फॉलो होता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो जनरल ट्रेंड रहता है दैट इज आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीजेस ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन थेरेपी जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो डिक्रीज करती जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे इस टेबल में देख रहे हो। ठीक है जी, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी की बात करें वो भी आप देख सकते हो, नोबल गैसेस की कंप्लीटली फील्ड बैलेंस शेल होते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे टेबल में देख पा रहे हो कि ऑल द इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपीज ऑफ ऑल द नोबल गैसेस आर पॉजिटिव रहती हैं, सारी की सारी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपीज रहती हैं। ठीक है, देयर इज नो वैकेंट रूम इन देयर बैलेंस्ड ऑर्बिटल्स एंड हेंस द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट।
So in case you have to, if we have to enter the made a particular enter to if we have to make a particular electron to enter in the valence shell, then we must have to supply the particular, yes, sufficient amount of energy so that that electron can enter in the outermost shell of a particular noble gas. मतलब कहने का ये है कि एनर्जी जो है वो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी so that an extra electron can get enter in the valence shell. So that's why electron gain enthalpy becomes positive. ठीक है जी. बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस टू से इसका मतलब यही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है दैट इज जीरो. इन नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहती है वो जीरो रहती है. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं साइज इंक्रीज करता जाता है. तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम नियॉन टू रेडॉन. याद रहता है. बाकी बीच में कुछ अबनॉर्मल कंडीशंस आती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नियॉन के केस में स्पेशली हीलियम और नियॉन में अब्रप्ट राइज करता है, उसके बाद फिर डिक्रीज कर जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है. आर्गन क्रिप्टन में कांस्टेंट रहता है, तो एक्सिनॉन और रेडॉन में फिर से वो डिक्रीज कर जाता है. ठीक है. तो इस केस में जो बेसिक एक्सेप्शनल बिहेवियर रहता है इनके पीछे, ये कुछ खास अभी तक डिटेक्टेबल नहीं हुआ कि क्यों होता है ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इस तरह से वेरी क्यों करती है. कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है इसकी अभी तक. बस यही है कि जो ओवरऑल पॉजिटिव रहती हैं उनके पीछे का कॉज जरूर है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से रहता है. देयर इज नो रूम प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल बिकॉज ऑफ व्हिच द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन दोस पर्टिकुलर शेल्स बिकम्स डिफिकल्ट. बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इन केसेस में ये कांस्टेंट क्यों रहती हैं, थोड़ा राइज क्यों करती है, या हीलियम टू नियॉन में, ये सारी की सारी जो अभी तक कंडीशंस हैं, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है इन केसेस में, ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सा है अभी तक. ठीक है. बाकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की वेरिएशन जो है रेगुलर इंक्रीज हो रही है. सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट आल्सो. तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि टॉप टू बॉटम क्योंकि साइज इंक्रीज करता जाता है. ठीक है. तो जिसकी वजह से जो वंडरवल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस रहते हैं with the rise in with increase in the size, they also goes on increasing because of which this variation takes place. ये रहता है. बाकी लिक्विफिकेशन की बात करें तो एटॉमिक साइज क्योंकि इंक्रीज करता है, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो आप कह सकते हो कि लिक्विफिकेशन जो रहती है वो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं वो इंक्रीज करती जाती है. मीन्स टू से ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस. Liquefy a particular noble gas becomes easier and easier as we move from top to bottom in the group because of increase in van der Waals forces of interactions due to increase in size. इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे. सोलबिलिटी की बात करें, सोलबिलिटी इन वाटर में बात करें अगर, तो उस केस में आपके पास स्लाइटली सोलुबल रहती हैं ये, लेकिन जो सोलबिलिटी रहती है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है. और इंक्रीज करने, सोलबिलिटी इंक्रीज करने के पीछे का जो बेसिक कॉज है बेटा जी वो वही रहता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. क्योंकि जो गैस पर्टिकुलरली इजीली लिक्विफाइबल रहती है उसकी सोलबिलिटी इन वाटर विल आल्सो भी हायर रहती है उस केस में. तो अब क्योंकि टॉप टू बॉटम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बिकम्स इजियर एंड इजियर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन वंडर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस. सो बिकॉज ऑफ विच द सोलबिलिटी ऑफ वाटर जो है, द सोलबिलिटी इन वाटर ऑफ दीज नोबल गैसेस आल्सो goes on increasing as we move from top to bottom. So this is how you can explain the general physical properties of noble gases. ठीक है जी. तो इस तरह से आप लोग कह सकते हो. बाकी सोलबिलिटी के पीछे का जो और आप और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हो. डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी राइज हो जाती है क्योंकि वाटर पोलर नेचर है. जब नोबल गैस वाटर के कांटेक्ट में आती है, इंटरेक्शन सेटअप होती है, तो वहां से जो नोबल गैसेस स्पीशी होते हैं, नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो, उन केसेस में इंड्यूस्ड डायपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेटअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो है वो
टेक्स प्लेस कर जाती हैं और जो सोलुबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। और ये जो पोलराइजेशन ही बोलते हैं हम इसको, क्योंकि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस में जब आता है तो वहां पे पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस हो जाती है उस केस में, द होल फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज करती जाती है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। बाकी अदर प्रॉपर्टीज में आपके पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी आ जाता है एक टॉपिक, और एडसॉर्प्शन ओवर चारकोल। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो नोबल गैसेस के केस में बहुत ज्यादा लो रहती हैं ड्यू टू वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शंस रहते हैं इन द लिक्विफाइड स्टेट। और ये जो वैल्यूज होती हैं दैट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ये इंक्रीज करती हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज ग्रुप में जब वेरी करते हैं तो ये इंक्रीज करती जाती हैं। अगेन रीजन सेम है, ड्यू टू इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्सेज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। बाकी एडसॉर्प्शन ओवर चारकोल, हीलियम को छोड़कर बाकी सारी की सारी नोबल गैसेज जो हैं वो कोकोनट चारकोल के ऊपर एडसॉर्ब हो जाती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी है इनकी जब हम अकरेंस की बात कर रहे थे। तो उस केस में इनको ऑब्टेन भी वहीं पे किया जाता है। जो नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, एक्सिनोन वगैरह गैसेज हैं, इनको जो कोकोनट चारकोल होता है उन्हीं के ऊपर एडसॉर्ब करवाया जाता है। तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी इजीली एडसॉर्बेबल रहती है वहां पे। और जो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन रहता है दैट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। और उसके पीछे का जो कॉज है दैट इज अगेन एटॉमिक साइज है, क्योंकि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जाता है, वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज करते जाएंगे, तो लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ रही है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन की बढ़ने की वजह से वहां पे सोलुबिलिटी इन वाटर भी बढ़ रही है, और सोलुबिलिटी अगर वो दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो इट मींस टू से एडसॉर्प्शन भी बढ़ेगी, ये चीज रहती है। So this is all about the general physical properties of noble gases. इसमें कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके पास, जैसे क्लैथरेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्लैथरेट्स, क्लैथरेट्स ऑफ नोबल गैसेज जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नोबल गैसेज होती हैं इनके कंपाउंड्स फॉर्म करती है ये, जहाँ पे नोबल गैसेज गेट्स एंट्रैप्ड within the cavities of crystal lattices of certain organic and inorganic compounds. हम लोग पढ़ के आए हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर करके आए हैं। आपको पता है कि जब क्लोज पैकिंग होती है तो वहां पे कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स पेंडिंग रह जाती हैं जिनको हम वॉइड्स का नाम देते हैं। तो नोबल गैसेज जो रहती हैं जब उन वॉइड्स में, उन वैकेंट स्पेसेस में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो होते हैं उन वहां पे जो कैविटीज रहती हैं, जो वैकेंट स्पेसेस रहती हैं, उनमें जब ये एक तरह से क्या कह सकते हो आप, कैविटाइज्ड हो जाती हैं, एंट्रैपिंग हो जाती है इनकी, तो वो जो कंपाउंड अब बने बाय एंट्रैपिंग ऑफ द नोबल गैसेज विद इन द कैविटीज ऑफ द क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को क्लैथरेट्स बोल दिया जाता है और केज कंपाउंड्स बोला जाता है इनको, ठीक है। कई केसेस में इनको होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स भी बोला जाता है। जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होस्ट कहलाते हैं क्योंकि वो कैविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स स्पीशीज एटम्स होते हैं ये गेस्ट कहलाते हैं। तो इन केसेस में आर्गन, क्रिप्टन एंड एक्सिनोन, ये तीनों गैसेस जो हैं वो क्लैथरेट्स बनाती हैं, क्योंकि इनका साइज जो है वो काफी हद तक मैच आउट करता है विद द साइज ऑफ द कैविटीज दैट आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हीलियम और नियोन की बात करें वो क्लैथरेट्स नहीं बनाती क्योंकि उनका साइज टू स्मॉल होता है, तो एंट्रैपिक अगर हो भी जाती है मान लीजिए तो वो स्केप आउट इजीली कर जाती है वहां से, मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होती उसके। इसके अलावा कुछ हाइड्रेट्स एंड ड्यूटेरेट्स ऑफ नोबल गैसेस भी बनते हैं, ठीक है जी। जैसे एक्सिनोन के बन जाता है, एक्सिनोन हाइड्रेट बन जाता है, एक्सिनोन 6H2O मॉलिक्यूल के साथ स्टेबल हाइड्रेट ऑफ नोबल गैस बनाता है ये। और यहाँ पे भी जो बेटा कॉज है कि क्यों बनाते हैं, दैट इज अगेन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहती है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज में से 1 मार्क के रीजनिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। इनको आपने एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना।